और आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिसमें आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शामिल है। इस बीच दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। गौरतलब है कि सीआरपीसी पहले क्रिमिनल के लिए और आईपीसी सिविल केसेस के लिए लागू होती थी, लेकिन अब बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आज से लागू हो गई और इसके तहत 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं और पहली एफआईआर इस पूरे मामले में दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज भी करा दी गई है। अक्यूज को तो हम सारी चीज प्रोवाइड करते थे, बट एक बेचारे कई बार होता था कि जिसने कंप्लेंट करी है, जो विक्टिम है, उसको घूमना पड़ रहा है एक अपनी कॉपी लेने के लिए। तो अब वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप एक विक्टिम को भी उसकी कॉपी देंगे एफआईआर की। सिमिलरली आप जैसे चार्जशीट की बात करी आपने, चार्जशीट में क्या होगा कि अब आपको जैसे साक्ष्य जो आप कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल एविडेंस उठाई 3 जगह से और वो आपके साक्ष्य में आपके केस में आ रही है, तो आपको प्रॉपर्ली उसमें उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज ला दी है उन्होंने, क्योंकि उसमें ही मेंशन होगी तभी वो मान्य होगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों में भारत सरकार ने बदलाव कर दिया है। जिस तरह से पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे, अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू कर दिए गए हैं। इन 3 नए कानून से देश के हर एक आम नागरिक को फायदा पहुंचने वाला है। भारत सरकार का मकसद है इन 3 नए कानून के जरिए दंड देना नहीं है, बल्कि न्याय देना है। और इस 3 नए कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में कमी आने की बात कही जा रही है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते थे, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं जिससे कि अपराधी जो है वो बच नहीं पाएंगे। महिलाओं के हित में इन कानूनों में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो नई देखने को मिलेंगी। इसी तरह से जो कई आपराधिक धाराएं हैं उन्हें बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें अगर हम आईपीसी में हत्या की धारा 302 बोलते थे, तो भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हत्या की धारा कहलाएगी। इसी तरह से राजद्रोह, देशद्रोह, आतंकवाद से जुड़े मामले, इन तमाम मामलों में भी जो धाराएं हैं उनमें परिवर्तन किया गया है। 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इसमें ट्रायल से जुड़ी चीज़ें हैं, उनमें भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है उसने भी पूरी तैयारी की। कई महीनों तक उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 25,000 दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई इस नए कानून को लेकर। कई लॉ यूनिवर्सिटीज से जो बड़े प्रोफेसर थे उन्होंने दिल्ली पुलिस को ट्रेन किया। इसके अलावा एक डीसीपी रैंक के अधिकारी ने एक ई एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसमें इन 3 नए कानूनों को लेकर कई तरह की डिजिटल सामग्री जो है वो शामिल की गई है, जिसमें जो जांच अधिकारी होते हैं, जो केस से जुड़े आईओ होते हैं, वो पूरी सूझबूझ से जो नई जो धाराएं हैं या जो नए कानून हैं उनको लेके लोगों को कोई समस्या ना आए, उसको लेके उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो अब भारत सरकार ने एक नई पहल की है और एक जिस तरह से भारत में अब 3 नए कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं और उससे आम लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। इसमें जो कैदी हैं, जो पहली बार अपराध करके जेल जाते हैं, उनको भी काफ़ी राहत मिली गई है। उन्हें बॉन्ड भर के जेल से छूटने का भी प्रावधान जो है इस कानून में दिया गया है। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े मामले हों, देशद्रोह से जुड़े मामले हों, इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आपराधिक मामले हों, उनको लेके भी काफ़ी कई नई चीज़ें जो हैं इस 3 नए कानून में देखने को मिलेंगी। तो भारत सरकार का मकसद है कि इन 3 नए कानून के जरिए दंड देना नहीं है, बल्कि न्याय देना है। और जिसको लेके देश भर की पुलिस को प्रशिक्षण किया गया और अब 1 जुलाई 2024 से भारत के जो नए कानून हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल किए गए हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। Justices of the High Court, senior judicial officers, my esteemed colleagues in the civil and police administration, and dear friends. First and foremost, I extend a warm welcome to the Honorable LG, Honorable Chief Justice, and all the dignitaries who have honored us with their presence today. Your support and involvement are invaluable, and we are truly grateful for your participation in today's very important event. Today marks a pivotal moment in our commitment to justice, security and the rule of law. As we come together to celebrate
the implementation of new criminal laws in Jammu and Kashmir. With the vision of the government of the centre and the mission mode determination of MHA and the unwavering support of Honorable LG, Chief Justice, Chief Secretary and the Home Secretary in J&K, we have reached this significant day. I am indebted to all of you, sir, for the constant support and guidance given to us in fulfilling our requirements for the implementation of these laws. These new laws symbolize a paradigm shift in our approach to justice. They embody country's commitment to a system that is efficient and effective and yet fair and transparent, reflective of the aspirations of a rising and aspiring India. The Bharatiya Nyaya Samhita aims to provide a legal mandate for restorative justice and uphold the rights of the victims. This law shifts the focus from punishment to rehabilitation, addressing the root causes of crime and offering offenders an opportunity to reform. The Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita is a transformative law that introduces mechanisms to expedite justice, reducing delays and ensuring timely trials. This law also emphasizes the protection of the rights of the accused while balancing it with public safety and security. The Bharatiya Sankhya Adhiniyam modernizes our evidence law, replacing the Indian Evidence Act of 1872. This law incorporates modern technology to ensure the integrity and accuracy of evidence, strengthening the credibility of our adjudication process. The new law provides for severe penalties for crimes against women and children, including life imprisonment or death for heinous crimes, and stringent measures against child exploitation. Police have been granted increased legal mandate in certain domains, accompanied by greater responsibility, particularly in the utilization of CCTNF, which now features real-time capabilities. It is now obligatory to maintain records of the arrested persons with grounds of arrest at both the police stations and district levels. These records must be digitally displayed, reinforcing transparency and accountability in law enforcement procedures. There have been significant revisions in rules concerning arrests, remands, bails, preventive detentions, and medical examinations, particularly for victims and accused in cases of rape or under the POCSO Act. Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita has introduced the use of technology at all stages, from crime scene visits to investigation till trial. This is going to be a game changer in terms of speedy trials and transparency in investigations. The inclusion of technology and forensics in investigations is a significant move geared towards modernizing the criminal justice system and harnessing the strength of modern scientific technologies. This will ensure greater accountability in police investigations, improve the quality of evidence, and protect the rights of both the accused and the victims. However, the new arrangement requires addressing of challenges such as infrastructure investment, data security, and preventing technology misuse. Senior police officers are convinced that quality training of police personnel, such as in forensics, is inescapable. We would sincerely require to strengthen and add to our pool of personnel integral to our police station setup who would be forensic experts for handling digital evidence and digital devices. Along with introduction and implementation of the concept of embedded law officers in the pattern of developed countries, about which I would draw your kind attention later, this will be a game changer and will comprise the backbone of the investigation under new laws. We are deeply aware that the responsibility now lies with us to ensure these reforms achieve their full potential. It casts an onerous responsibility on the J&K police, which have been fighting terrorism for the last 35 years, depleting our core investigative foundation. It is crystal clear by now that ensuring public peace, security and order through rule of law presupposes that there shall be a semblance of peace and order so that investigators, witnesses, prosecutors and trial courts are able to do their duty free from fear. The national security adversary very cleverly sets up a regime of fear
and then accuses the Indian state of the crime which it truly is guilty of. Jammu and Kashmir Police, with the support of the community and all stakeholders, has been striving to break this vicious cycle, and one of its major initiatives in this regard is to rebuild its investigation and perennial abilities without diluting its core fighting abilities against guns and bombs. It is here where the new laws have become a booster and a set of great enablers. Besides investing heavily in quality training of our investigating officers, who in the past had legendary reputation of being one of the finest in the country, we have started to prioritize good investigations and have begun ranking districts on various law enforcement parameters, fostering healthy competition. The police headquarters is also developing criteria for grading investigators to incentivize professional investigations that result in convictions, and concurrently we would disincentivize non-performers with commensurate gradings. We are brainstorming changes in our supervisory structure to make it more inclusive, with joint responsibility in important criminal cases to withstand court scrutiny. The new laws demand more from our existing resources, requiring the strengthening of our verticals, primarily through embedding law officers in our core investigative framework. We have requested the Home Department to strengthen us with 321 law officers at various levels. We seek a favorable view from the Honorable LG in this regard. Returning to substantive criminal law, Bharatiya Nyaya Samhita in J&K's context provides helpful definition of terrorism, as it categorically and explicitly provides a legal mandate to tackle terrorism emanating from areas beyond international borders. The Nyaya Samhita provides for the trial of terror cases in absentia, as it equips us to target the sponsors of terrorism sitting in enemy countries. Bringing the enemy under spotlight by removing his anonymity and making his activities visible through non-kinetic investigative measures would have its impact in fighting terror. Nyaya Samhita also has a dedicated section to combat organized crime, ensuring no room for unlawful activities orchestrated by syndicates that pose a grave threat to the internal security of the country. J&K Police has taken strenuous measures that are required to implement the laws in an institutionalized manner. Training, augmentation of तो आप पुलिस महानिदेशक आर स्वैन को सुन रहे थे। जिस तरह से आज पूरे देश भर में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लागू हुई है, उसके संदर्भ में जम्मू कश्मीर में किस तरह से इसे लागू किया जाएगा और इसके लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। बहरहाल इसी से जुड़ी खबर आपको कारगिल से देंगे, जहां नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की जाने वाली पहली एफआईआर लद्दाख में भी दर्ज हुई है। 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानूनों में आधिकारिक बदलाव का संकेत ये देती है। इस खबर से जुड़ा एक कार्यक्रम श्रीनगर में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल भी शामिल हुए हैं, जहां से आप पुलिस महानिदेशक आर स्वैन को सुन रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर लद्दाख और कारगिल में ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी कॉपी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।